साउथ कोरिया के एजुकेशन की भी बात कर रहे थे और जापान के एजुकेशन के बारे में, तो वहाँ पर दे बिलीव इन मोरल एजुकेशन। तो पहली चीज तो आती है कि भाई आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशन पे। दूसरी चीज, वहाँ का एजुकेशन का जो करिकुलम है, जो लर्निंग मेथड है, वो टोटली डिफरेंट है इंडिया से। सिंगापुर इन्वेस्ट 20% इन फ्रॉम नेशनल बजट एजुकेशन में। किसी भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है उसके गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट अपने जीडीपी का कितना पैसा खर्च करती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। पूरा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड होता है, डिग्री के पीछे हम भागते हैं, स्किल के पीछे बहुत कम भागते हैं। हमने वहाँ पे सीखा कि वहाँ के जो एजुकेशन मॉडल है ज्यादा फोकस करते हैं लाइफ स्किल पे। टीचर को डिसेंट इनकम मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है कि एक अच्छी जिंदगी जी सकता है वो। टीचर्स को फुल्ली इज्जत मिलती है, एक रिस्पेक्ट वाली जिंदगी जीता है टीचर। एक बच्चा खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख लेता है, तो ये चीज हमें वहाँ बहुत देखने को मिली। Imagine a classroom where students not just learn to score the marks, but to solve the real problems. Teachers are not overburdened, they are empowered. And creativity is valued as much as coding. ये कोई imaginary scene नहीं है, ये एक real life situation या एक real experience की बात है। Recently सिंगापुर में हुआ EduTech Asia Summit, जो एशिया का सबसे बड़ा एडटेक समिट था 2025 का, और उसको अटेंड किया हमारे द एस्टीम गेस्ट मिस्टर शमशाद आलम, हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ एडुनाचल। आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, व्हाट वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ एडटेक समिट देयर, एंड वी कैन लर्न what he experienced from there. So let's dive in and ask some questions with him. So sir, how was the atmosphere there in EdTech Summit? कैसा लगा आपको और क्या क्या चीज़ें थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, and what are the ideas and experience you bring through there? Okay, थैंक यू नम्रता। आई एम लकी कि मुझे ये चांस मिला इस बार एडुटेक एशिया समिट अटेंड करने का। एडुटेक एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक समिट माना जाता है। जब मैंने ये अटेंड किया तो ये समिट बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन शो करता है, डिफरेंट अप्रोच दिखाता है एजुकेशन को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ सीखा लोगों से मिल करके, बातें करके। क्योंकि हम लोग इंडिया में जो हम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ का मेथड, यहाँ का जो पैटर्न, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उन लोगों से। तो ये समिट अटेंड करने का पर्पज़ यही था कि जो न्यू एडटेक लीडर्स हैं उनसे मिलना, उनसे बातें करना, जो न्यू एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आइडियाज़ को समझना कि हाउ दे आर थिंकिंग, किस तरह के वह नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं एजुकेशन को ईजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ थे और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस थे। बहुत कुछ हमने सीखा उनसे मिल करके। बहुत सारे कंपनीज़ के साथ हमने कोलैबोरेशन किया ताकि उनकी टेक्नोलॉजीज़ को हम इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा इनोवेटिव और बेटर बना सकें। यू सेड इनोवेटिव एंड बेटर बना सके, लाइक सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या था, वहाँ पर कौन सी ऐसी डिफरेंट चीज़ें थी जो इंडिया से डिफ़र करती हैं? सबसे पहली चीज़ आती है कि गवर्नमेंट सिस्टम, कि किसी भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है उसके गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट अपने जीडीपी का कितना पैसा खर्च करती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो अगर हम देखें सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर 20% अपने टोटल इनकम का इन्वेस्ट करती है एजुकेशन पे। या सिंगापुर इन्वेस्ट 20% इन फ्रॉम नेशनल बजट एजुकेशन में। बिल्कुल, वो लोग एजुकेशन को एज अ एसेट मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें नेशन बिल्ड करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से हमारा जो नेशनल यूथ है, जो हमारा कंट्री के लोग हैं, वो अगर डेवलप करेंगे तो हमारा कंट्री ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। अगर वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे हम कितना पैसा खर्च करते हैं? हार्डली 3 to 4% हम जीडीपी का पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने एजुकेशन पे, जो बहुत ही कम है। तो पहली चीज़ तो आती है कि भाई आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशन पे। दूसरी चीज़, वहाँ का एजुकेशन का जो करिकुलम है, जो लर्निंग मेथड है, वो टोटली डिफरेंट है इंडिया से। वहाँ पे जो ज़्यादा फोकस किया जाता है स्किल बेस्ड लर्निंग पे, कि जब इंसान कोई चीज़ पढ़ाई करता है तो उसका रियल लाइफ में कितना इम्प्लीकेशन है। हम इंडिया में पढ़ाई कैसे करते हैं? हम पढ़ते हैं बस, एक आज भी हमारा रट्टाफिकेशन का सिस्टम चलता है कि भाई एग्ज़ाम सामने आ गया, ये सिलेबस है, इसको रट करके एग्ज़ाम पास कर लेना है। तो हमारा पूरा फोकस एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, डिग्री के पीछे हम भागते हैं, स्किल के पीछे हम बहुत कम भागते हैं। हमने वहाँ पे सीखा कि वहाँ के जो एजुकेशन मॉडल है ज़्यादा फोकस करते हैं लाइफ स्किल पे, क्योंकि एक इंसान को पढ़ाई का पर्पज़ क्या है कि उसके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और करियर ग्रोथ पे फोकस करना है। तो करियर ग्रोथ होता कैसे है?
उस इंसान का करियर ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है जिसके पास स्किल होता है। स्किल आता कैसे है? एजुकेशन के साथ में। जब हम थ्योरीज एंड प्रैक्टिकलिटी को हम जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो हम एजुकेशन मॉडल है हमारा, वो ट्रेडिशनल मॉडल है और हम फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा थ्योरीज बेस्ड पे, एग्जाम्स पे, टेस्ट बेस्ड पे, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट के पास स्किल नहीं होता। जब वह जाता है मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में, तो जॉब उसको मिलती नहीं है। तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस तो ये किया जाता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टीचर का रिस्पेक्ट। हमारे इंडिया में जो टीचिंग जॉब है वो लीस्ट इंटरेस्टेड जॉब माना जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि कोई कुछ नहीं हुआ हमारी लाइफ में, चलो टीचर बन जाते हैं। और इस तरह से सिंगापुर में ये भी कहा जाता है लाइक टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। बिल्कुल, टीचर आर द नेशन बिल्डर्स। हर कंट्री में टीचर नेशन बिल्डर है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको वह रिस्पेक्ट दे करके वह फील कराना। हम अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट कैसे मिलता है? पहली चीज़ कि उसको एक डिसेंट इनकम मिलना चाहिए, ताकि इंसान को बस इतने पैसे हो ताकि पूरा फोकस वो अपने जॉब पे लगा सके, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि टीचर को टाइमली ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ताकि टीचर अपने नॉलेज को, अपने स्किल को इन्हेंस कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि टीचर को उससे वह काम कराया जाए जिसको वो डिज़र्व करता है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ जनरलिस्ट टीचर्स हैं, मतलब एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा होता है। एक ही इंसान एक्सपर्ट है मैथ्स का भी, साइंस का भी, फिर सोशल स्टडीज़ का भी, कोर इंग्लिश का लर्नर्स भी। के टाइम तो पे ज़्यादा ऐसा होता है। एक्सपर्ट जब पढ़ाता है तो उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो इसकी बहुत कमी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो टीचिंग से ज़्यादा अपना टाइम, खासतौर से स्कूल के जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो टाइम उन चीज़ों में देते हैं जो उनका काम नहीं है। जैसे अगर गवर्नमेंट को कोई सर्वे कराना है, स्कूल के टीचर्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्शन कंडक्ट कराना है, स्कूल के टीचर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो मोराल है टीचर्स का, या जो उनका फोकस है, वो डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो, लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे सिंगापुर में, तो ऐसा नहीं है। सिंगापुर में टीचर्स आर नेशन बिल्डर, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ ये कि टीचर को डिसेंट इनकम मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है कि एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है वो। टिचर्स को फुल्ली इज्जत मिलती है, एक रिस्पेक्ट वाली ज़िंदगी जीता है टीचर, वो प्राउड फील करता है टू बी टीचर। स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट उनको रिस्पेक्ट करती है। तो इस तरह से हर दूसरा इंसान टीचर बनना फ़ख्र समझता है। वो समझता है कि भाई आई एम द लकी कि मुझे ये चांस मिला टीचर बनने का, टू लीड द नेशन, यूथ्स एंड जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम क्यों पीछे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन का मॉडल में प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अपने एजुकेशन का मॉडल पे, करिकुलम पे, टीचर्स के रिक्रूटमेंट पे, टीचर के ट्रेनिंग्स पे, पूरा इंटायर एजुकेशन सिस्टम पे हम अगर काम करेंगे, तब जाकर के हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है। एंड सर, आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी रिसेंट समिट के काफ़ी सारे इंसाइट शेयर किए थे, जिसमें मैंने देखा था यू वर टॉकिंग अबाउट लॉट टेक्नोलॉजी, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी। वहाँ पर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजीज़ के लिए? देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ द गेम चेंजिंग सिस्टम ऑफ इंटायर वर्ल्ड। हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो एजुकेशन उससे कोई छूटा हुआ नहीं है। एजुकेशन में तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन देखें तो आपका सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिनलैंड हो गया। ये सब वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है टीचिंग और लर्निंग को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ईजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो चीज़ हम पहले महीनों में सीखते थे, हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम घंटों में सीख लेते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमें एक नए डायमेंशन देता है क्रिएटिविटी डेवलप करने का। टेक्नोलॉजी हमारे जो ड्यूरेशन है लर्निंग का, उनको ईजी कर देता है और शॉर्ट कर देता है। जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, और हम लोग भी चाहिए कि उसको हम इंटीग्रेट करें अपने एजुकेशन सिस्टम में। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हमने देखा कि वो लोग एजुकेशन को गेम से इंटीग्रेट कर चुके हैं कि पढ़ाई से बच्चों को प्यार हो जाना चाहिए। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, या पढ़ने में उनको मज़ा नहीं आता। हर पेरेंट्स, आप इंडिया में देखेंगे ना, हर दूसरा तीसरा पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि मेरे बच्चे को पढ़ने में दिल नहीं लगता, ये स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, हमने उसको खेल से जोड़ा नहीं। एक छोटा बच्चा है, उसको किस चीज़ में मज़ा आता है? खेलने में मज़ा आता है। तो अगर हम पढ़ाई को खेल से जोड़ दें तो मज़ा आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं गेमिफिकेशन इन एजुकेशन। तो सिंगापुर या चाइना या साउथ कोरिया ने यही किया है
कि एजुकेशन को गेमिफिकेशन से इंटीग्रेट कर दिया है। एक बच्चा खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, तो ये चीज़ हमें वहाँ बहुत देखने को मिली। वहाँ पे एजुकेशन में उन्होंने टेक्नोलॉजी को इसलिए यूज़ किया कि ताकि क्रिएटिविटी डेवलप किया जा सके। बच्चों के अंदर एक चीज़ होती है क्यूरियसिटी, हर चीज़ को जानने की, नई चीज़ को सीखने की, ये कैसे हुआ, और टेक्नोलॉजी उनको मदद करता है, आसान कर देता है। टीचर सामने खड़े होकर बता रहा होता है ना, तो बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, वो डर जाता है या फिर वो घबराता है पूछने से। लेकिन जब एक टेक्नोलॉजी उससे बात कर रहा है तो वहाँ पे सीखने का मॉडल ही अलग हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी एक बच्चे को फ्रीडम देता है, इंडिपेंडेंस देता है। बात करो, अब एक टीचर है जो एक स्टूडेंट है जो एक टीचर से बात करता है, और एक स्टूडेंट है जो एआई से बात करता है। जो टीचर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको पूछने में वो झिझक महसूस करता है, घबराता है। लेकिन जब वही याद करेंगे एआई से या एलेक्सा से, खुल के बात करता है, एलेक्सा मुझे बताओ ये कैसे होना चाहिए, चैट जीपीटी मुझे ये हेल्प करके दो। ऑल्सो सर, ये अभी सब आपने चीज़ें वो बहुत उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट देखी। हाउ दे स्टडी हिस्ट्री उसके बारे में भी अभी आप बता रहे थे मुझे कि हाउ दे स्टडी हिस्ट्री। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग टेक्स्ट बुक वाले लोग हैं, ठीक है, कि जो लंबे समय से हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जिसको बहुत बोरिंग स्टाइल होता है। एक दो इसमें इमेज मिल जाएगा, वरना फाइल टेक्स्ट होते हैं, और हम खुद से इमेजिन करते थे शायद ऐसा हुआ होगा। अभी हमारे पास दो तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। एक तो VR और AR है, कि वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए होता है कि अगर आप मान लेते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है, लैब में जाना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। VR की वजह से हो रहा है कि आपको वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में ले जाया जाएगा, और प्रैक्टिकली आप एक लैब में खड़े हैं जहाँ पे आपके सामने पेशेंट खड़ा है, पेशेंट लेटा हुआ है, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और कैसे आपको कोई चीज़ ऑपरेट करना है, कैसे इलाज करना है, सब कुछ आप रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस दे आर गेटिंग मोर प्रैक्टिकल हर एक्सपोजर। चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है ये। ऑन द अदर हैंड, जैसा अभी रिसेंटली हमारी एक बातचीत चल रही है साउथ कोरिया एक कंपनी से, उनका टेक्नोलॉजी भी मुझे बहुत इनोवेटिव लगा। कि जैसे मान लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में इमेजिन करते हैं शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन उनका एक डिवाइस है, उस डिवाइसेस के साथ उन्होंने टैब या मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है। सामने बुक रखा रहेगा, बुक पे आप उंगली रखिए, आपको पूरी वो पिक्चर दिखाई देगी। मान लेते हैं कि हम अगर एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम अशोका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम अशोका पे नाम रखेंगे, वर्ड पे उंगली रखेंगे, हम अशोका का पूरा पिक्चर क्रिएट हो जाएगा। पूरा वो दिखाएगा कि अशोका ने कैसे रूल किया था, कैसे अशोका ने कलिंगा वार किया था, अशोका की जो धम्म पॉलिसी थी वो किस तरह से थी। तो वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री बाबर के बारे में, तो बाबर ने इंडिया पे कैसे अटैक किया था, कैसे उसने मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था, उंगली रखती वो पूरा पिक्चराइजेशन हमारे सामने आ जाता है। बैटल ऑफ पानीपत कैसे हुआ था, और किस तरह से उस बैटल के बाद उसने इस्टेब्लिश किया था मुगल डायनेस्टी। इस तरह से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप बायोलॉजी के बुक्स पे आप उंगली रखेंगे, वो पूरा प्लांट्स का पिक्चर क्रिएट हो जाएगा, वो पूरा एनिमल का पिक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि हमें कोई इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव करना है, उसी टाइम पे पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना, आगे बढ़ जाना है। तो जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंड का डेवलपमेंट है, वो बड़ा फास्ट तरीके से हो रहा है वो, और ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है। दे मेड एजुकेशन रियली क्रिएटिव और इजी कर दिया है उसको, ताकि बच्चे सीख सकें और उसे जल्दी से जल्दी कैप्चर कर सकें। ऑल्सो सर, दे आर टू मच इनटू क्रिएटिविटी। बिल्कुल। और अभी हमारी वैसे एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया में आने वाली है, क्या वो सिमिलर है उनकी एजुकेशन पॉलिसीज से? व्हाट यू थिंक? बहुत पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। क्योंकि इसका भी मतलब वही है कि एक स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्वर का अप्रोच लेकर के आना, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना एजुकेशन के साथ में, एजुकेशन को ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग बनाना। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मॉडल है, एक स्टेप है। हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि एकदम बिल्कुल सिंगापुर के लेवल पे लेके चला जाएगा, हम बहुत पीछे हैं। अगर हम सही बात करें तो सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया ऐसी कंट्री के जो एजुकेशन मॉडल की बात करें तो उनसे हम 50 साल पीछे हैं। अभी उन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। अगर हम उन तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी, अपने बजट का अच्छा खासा अमाउंट एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी कंट्री में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉवर्टी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है हमारे यहाँ, इनकम लेवल लोगों के बहुत सारे कम हैं। हमारे इंडिया में दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कास्ट के नाम पे अलग प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, धर्म के नाम पे अलग प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ। तो ये सब जो हर्डल्स हैं
जो एक इंसान के माइंड सेट को डेवलप होने में, जो कंट्री को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है। तो गवर्नमेंट को कई लेवल पे लड़ना है, तो जाहिर सी बात है एकदम से तो हम नहीं बन सकते, लेकिन जो लोग या जो कंपनीज है, जो प्लेटफॉर्म्स एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एग्रेसिव तरीके से इस पे काम करके उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और इंडिया में लेकर के आए। जैसे मैं अपनी कंपनी की बताऊं तो हमारी जो एडटेक प्लेटफॉर्म है अरुणाचल, तो हमारी टीम काफ़ी एग्रेसिव तरीके से रिसर्च कर रही है और हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ चाइना में, सिंगापुर में, साउथ कोरिया में, फिनलैंड में यूज़ किए जा रहे हैं, उसको हम इंडिया में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे इंडिया के स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सकते हैं ईजी और अफोर्डेबल तरीके से, नई टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से इंटीग्रेट करके एजुकेशन को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाएं, इनोवेटिव बनाएं, ताकि हर इंसान को एजुकेशन का बेनिफिट मिले और वो अपने आप को इस ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट समझे। एजुकेशन पढ़ाई का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आपको पढ़ाई करके सिर्फ एक लोकल एरिया में सिमट कर रखना है। पढ़ाई से एक इंसान का माइंडसेट डेवलप होता है और उसको यूज़ करके वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें बहुत ईजी तरीके से कैसे पोस्ट मुमकिन है, टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी आपको रातों रात सुपरस्टार बना सकता है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही पावर है। तो इसकी पावर को हमें समझना है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। होपफुली कि आने वाले कुछ सालों में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा इंडिया में। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी देयर आर सम मोर थिंग्स। बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने जो कंट्रीज़ का नाम लिया, एशिया की इतनी सारी कंट्रीज़ का नाम लिया, फिनलैंड, साउथ कोरिया। फिनलैंड इज़ नोन एज द हैप्पी स्टूडेंट्स। वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं क्रिएटिविटी, हैप्पी स्टूडेंट्स, एजुकेशन, इतनी सारी चीज़ों को? स्टूडेंट्स की जो लाइफ है तो ज़्यादातर माना जाता है कि जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वह स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है कि अगर इंडिया का हम कंपेयर करें तो इंडिया में जो स्ट्रेस लेवल है या डिप्रेशन का लेवल है वह स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीज़न क्या माना गया? तो सबसे बड़ा रीज़न माना गया उनका एग्ज़ाम प्रेशर, कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम पास करने का प्रेशर होता है और एग्ज़ाम पास करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जॉब हासिल करने का प्रेशर होता है। एंड दे हैव नो एग्जाम टिल द एज ऑफ 16। तो फिनलैंड ने मॉडल क्या किया कि भाई ये जो एक बच्चे की हम बचपना छीन रहे हैं एग्ज़ाम प्रेशर में डाल करके, तो बच्चे को बचपना जीने दो उसको। इसलिए उन्होंने हैप्पी एजुकेशन सिस्टम लाया, जिसका पर्पज़ ये था कि भाई 16 ईयर एज तक हम बच्चे को बंधन में नहीं बांध के रखेंगे, इन द नेम ऑफ एजुकेशन, इन द नेम ऑफ एग्ज़ाम और इन द नेम ऑफ डिग्रीज़। हम उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाएंगे, उसको हम टारगेट बेस्ड लर्निंग सिखाएंगे, उसको एक ओपन इन्वायरमेंट देंगे। क्लासरूम के अंदर ही नहीं पढ़ाना है। पर्पज़ क्या है? एक बच्चे का मेंटल ग्रोथ कराना। मेंटल ग्रोथ कैसे हो सकता है? उसको उस इन्वायरमेंट में रखना जहाँ पे वो इंसान खुल के जी सके, क्रिएटिविटी एक टॉप पे पहुँच सके, वो इंसान सोच सके, इमेजिन कर सके वह। तो उस तरीके से उन्होंने लर्न करना सिखाया, जहाँ पे एक स्टूडेंट बहुत खुशी महसूस करता है जब वो इंसान सोचता है, सोच कोई नई चीज़ क्रिएट करता है, तो एक बच्चे के अंदर जो खुशी आती है वो एक अलग ही तरह की होती है। हमारे यहाँ क्या है कि बट वी आर स्टिल स्टक इन एग्जाम वाला थिंग। अभी तक हम एग्जाम वाले चीज़ पे हमारे बच्चा अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए तो फिर माँ बाप उसको कोसने लगते हैं, वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हमारे यहाँ इस एजुकेशन सिस्टम में जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे से कि भाई देखो शर्मा जी का बेटा कितना मार्क्स आ गया, उनकी बेटी देखो ने यूपीएससी पास कर लिया। हम अपने बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं समझते, ठीक है ना, उसको प्रेशर में डाल देते हैं। तो बच्चा जो हमारा ज़्यादातर जो इसी टेंशन में रहता है, कई बच्चे सुसाइड करते हैं। आप देखिए इंडिया में स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइडल रेट बहुत हाई है। रीज़न क्या है? एग्ज़ाम प्रेशर। तो जो हैप्पी मॉडल है ना वो बहुत अच्छा है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी दिल्ली की, तो उसने इंट्रोड्यूस किया था कि हैप्पी क्लासेस के नाम से, कि भाई जो स्कूल का जो करिकुलम है उस करिकुलम में बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखा जाए और उनके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम रखा जाए कि अगर कोई बच्चा एंग्जाइटी फील कर रहा है या कोई स्ट्रेस में है या डिप्रेशन का शिकार है, वह इजी एक्सेस कर पाए। और हफ्ते में, महीने में या हर डे कोई ना कोई ऐसा क्लासेस का शेड्यूल किया जाए जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल फील कर सके, बातें कर सके। तो ये इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता इंटर कर रहा है, अभी टाइम लगेगा इंडिया में, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा सीखता कब है? जब वो फ्री फील करता है, डिप्रेशन से बाहर रहता है, जब उसका माइंड पूरा खुला हुआ होता है। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, टीचर्स की, कि बच्चे को उस इन्वायरमेंट में पुट करना ताकि वो बच्चा सोच सके और उसका मेंटल ग्रोथ हो गए। तो जब मेंटल ग्रोथ होगा तभी उसका करियर ग्रोथ होगा। करियर ग्रोथ डिपेंड है मेंटल ग्रोथ पे। मेंटल ग्रोथ
डिपेंड करता है आपके एजुकेशनल करिकुलम पे, आपके लर्निंग इन्वायरमेंट पे, आपके टीचर्स की कैपेबिलिटीज़ पे, और इन सब पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्लोली चेंजेस आ रहे हैं। अभी आप साउथ कोरिया के एजुकेशन और की भी जापान बात कर रहे थे और जापान के एजुकेशन के बारे में, तो वहाँ पर दे बिलीव इन मोरल एजुकेशन मोर, और ऑल्सो दे बिलीव इन क्लीनिंग देयर क्लासरूम्स। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस? जापान बहुत पॉपुलर है मोरल एजुकेशन को लेकर के, कि वो अपने बच्चों के अंदर मोरालिटी डेवलप करते हैं सिंस चाइल्डहुड। कि भाई एक बच्चा है तो वह उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो। हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडिया का जो पुराना सिस्टम था, जो गुरुकुल सिस्टम है या मदरसा एजुकेशन सिस्टम, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम मानते हैं, वहाँ पे सिस्टम था कि बच्चे जो होते थे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते थे, जिम्मेदारी उठाते थे और अच्छी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है। इतने सारे प्यून्स रखे जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है, बाकी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता। खुद माँ बाप चाहते हैं अरे मेरा बच्चा ऐसे चेयर पर नहीं बैठ सकता, मेरे बच्चे को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो बच्चा शुरू से ही ना वो हर चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता वो है। घर में भी ऐसे इन्वायरमेंट को ऐसे ही डेवलप कर देते बिल्कुल। हैं। तो वो बच्चे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, वो बड़ा हो जाता है लेकिन वो एक मशीन की तरह बड़ा होता है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो इंसान सुसाइड तक उसकी नौबत आ जाती है। जापान ऐसा नहीं करता। जापान कहता है कि बचपन से चाहे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, स्कूल के अंदर आते ही क्लीनिंग तुम्हें खुद करनी है, ठीक है ना। जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होता है जो एक इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है, वो सब कुछ करना चाहिए। मैं खुद बताऊँ, अभी सिंगापुर में जो मैं था, जितने भी वहाँ होटल्स हैं या जितने भी कॉन्फ्रेंसेस प्रोग्राम्स होते हैं, हर चीज़ सेल्फ सर्विस सिस्टम है। कि अगर आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं तो आप खुद सर्व करेंगे, आप खुद अपनी सारी प्लेटें उठाएंगे, खुद अपने हिसाब से आप जाकर कुछ जगह रखेंगे। आप किसी वेटर का वेट नहीं करेंगे, वो आकर के सारी चीज़ों की सफाई करेगा। जो आपने गंदगी फैलाई है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है, कोई किसी से गिला नहीं है। आप कितने बड़े आदमी हैं, कोई मिनिस्टर है या कोई ऑफिसर है या कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी इंडिया में इतना एटीट्यूड है लोगों के अंदर में, कोई बड़ा आदमी आ गया भाई रास्ता छोड़ो, ठीक है। सर स्कूल में बच्चों के साथ ही टीचर्स ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट वाला। बिल्कुल, हमारे इंडिया का माहौल बहुत ख़राब है। आपने सही चीज़ उठाया कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर में। कि जब एक स्कूल के अंदर में 20 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, और उसमें 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है या कोई ऑफिसर का बेटा है या कोई बिजनेसमैन का बेटा है, तो टीचर जानबूझकर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको स्पेशल फेवर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। स्कूल के अंदर आते ही एक टीचर की नज़र में हर बच्चा इक्वल होना चाहिए। ये बिल्कुल भूल के जाना चाहिए कि भाई किसका क्या बैकग्राउंड है। तो वहाँ से हम एक जो डिस्पैरिटीज़ क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर नुकसान पैदा करता है। वो जो बच्चा है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करने लगता है, एंड दे डिफेंड देमसेल्फ दैट वी कैरी द प्राइड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। बिल्कुल, ये गलत है। भाई हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। तो मैंने क्या बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें चैलेंजेस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं, उनको चाहिए कि वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि बच्चा डिफरेंट सोचें। अब जैसे देखिए हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स है धर्म को लेकर के, कि भाई कंट्री में स्कूल्स में पेरेंट्स खुद बच्चों को टीच करते हैं भाई उस धर्म के लोग अच्छे होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, ये गलत है, ये सही है। हम सिखाते हैं कि उस कास्ट के लोग बुरे होते हैं, इस कास्ट के लोग अच्छे होते हैं। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की। कि भाई हमारे यहाँ नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इवन जेंडर। लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो पीपल यूज देयर राइट्स बट दे फॉरगेट देयर मोरल्स। बिल्कुल, इसी वजह से हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया है कि जिस तरीके से हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हम अपने अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है उतना फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है। तो माँ बाप, टीचर्स, जो एजुकेटर्स या जो लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को अच्छे से प्रमोट करें। जो इंसान जिस लेवल पे है इसको लागू करे वो, लेकिन होता नहीं है, हम सब सिर्फ बातें करते हैं। तो इसलिए अभी जो न्यू जनरेशन है, जैसे अभी आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की, कि इंडिया की 52% जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो मिलीनियल्स प्लस जेन ज़ी है। तो इनका अप्रोच थोड़ा सा बदल रहा है। ये लोग थोड़ा सा ऑथेंटिक बात करना चाहते हैं, ये लॉजिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं।
अभी जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी स्कूल्स में है, जो अल्फ़ा जनरेशन इसको बोलते हैं, जो 2012 से लेकर 24 के बीच के बच्चे हैं, ये माना जाता है कि हिस्ट्री में सबसे एडवांस बच्चे होंगे, जिनका सोचने का, पढ़ने का, देखने का नज़रिया अलग होगा और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल होंगे। तो अल्फ़ा जनरेशन जो है अभी, ये वो जो आँख खोलते हैं जिनके सामने टेक्नोलॉजी था, एआई के मॉडल था। तो ये जो बच्चे अभी हैं, जो जेनजी और अल्फ़ा, ये कंट्री को लीड करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी। तो इनके परसेप्शन में, इनके थॉट प्रोसेस में चेंजेस हो रहे हैं और हो सकता है होंगे। तो अब ये चीज़ें बदलाव होंगी, जब कंपैरिजन होगा दूसरे कंट्री से, जब दूसरे मॉडल को लोग देखेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। एकदम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की ये अंदर तक पूरा फैला हुआ है। कास्टिज़म, क्लासिज़म, रिलीजन के नाम पे लोगों को जज करना, एक इंसान के टैलेंट कैलिबर को वैल्यू नहीं देना, तो ये गलत बात है। हमें इंसान की टैलेंट को वैल्यू देना है, उसके स्किल को वैल्यू देना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पूर्वज क्या थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब मेयर का इलेक्शन हुआ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और ज़ोहरान ममदानी, एक जो 34 ईयर का लड़का, फ्रंट पे आकर के उसने सारे लोगों को चैलेंज करके एक नया लीडर बना। तो दुनिया में बदलाव की एक लहर आ चुकी है कि जो न्यू जनरेशन है वो क्वेश्चन पूछता है, वो ऑथेंटिक चीज़ों पर फोकस करता है। वो बोलता है कि आप हमें जज मत करो मेरे रिलीजन के नाम पे, मेरे बैकग्राउंड के नाम पे, मेरे कलर के नाम पे, रेसिज्म के नाम पे, हमारे कैलिबर को देखो। अगर हम एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो आप हमारे साथ जुड़ो। और एक बड़ा तबका जो अमेरिका का तो सब खड़ा हुआ और जान लीजिए कि उतनी पावरफुल कंट्री का वो उस सिचुएशन में मेयर बना। बताया जाता है कि वहाँ पे जितने बड़े टॉप बिलीनियर्स थे, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, चाहते थे कि इसको पॉलिटिक्स में नहीं आने देना, लेकिन आया। तो ये पॉजिटिव चेंज है। और सेम इसी टाइप के बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, अभी नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया में भी अभी देखिए बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। तो यूथ के अंदर जो एक नई सोच, एक नए बदलाव की जो लहर दिख रही है, तो मुझे लगता है कि हमारा कंट्री भी एक ट्रांजिशन फेज़ में और बदलाव की तरफ आ रहा है। हम नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़, नए थॉट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जनरेशन। हमारी जो जनरेशन है ये डिफरेंट जनरेशन है, जो पुराने लोगों से, this generation is more educated also. मोर एजुकेटेड, मोर अवेयर है, और ये क्वेश्चन पूछने वाली जनरेशन है। ऐसा नहीं कि भाई जो बोल दिया आपने तो हम नहीं मानेंगे। अब हमें आपकी बातों में लॉजिक दिखना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ये हमारे समाज को कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिव तरीके से या नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इस वजह से ये बहुत हेल्पफुल करेंगी। इसलिए मैंने बताया कि जो जापान का मॉडल है मॉडल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंगापुर का जो मॉडल है कि सबसे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें, टीचर्स को ट्रेन करें। Yeah, exactly, sir. You talk about technology everywhere in country. देर इज़ अ थिंग कि AI will take your jobs. लेकिन वो जो सिंगापुर के अभी जो समिट हुआ था उसमें वी हैव नोटिस कि दे आर एम्पावरिंग देयर टीचर्स विद द टेक्नोलॉजीज, दे आर इनोवेटिंग देयर टीचर्स विद द टेक्नोलॉजी, नॉट रिप्लेसिंग देम। बिल्कुल, ये जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोगों के अंदर में एक फियर क्रिएट होता है कि ये सब कुछ ख़त्म कर देगा। ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से, AI की वजह से लोगों की जॉब जा रही हैं और जाएंगी, लेकिन जॉब उनकी जा रही है जो लोग एडेप्टिव नहीं हैं। तो ह्यूमन के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होना ज़रूरी है कि आपके अंदर यू हैव टू बी एडेप्टिव इन नेचर, कि हर नई चीज़ को आप अडेप्ट करो। उसको बाइकआउट करना सलूशन नहीं है। तो जॉब उनकी नहीं जा रही है जो लोग बहुत फैमिलियर हैं न्यू टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न अप्रोच से। जॉब उनकी जा रही है जो लोग नहीं सीखना चाहते, जो कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव नहीं करते। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जॉब ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि ये एक वैल्यू ऐड करेगा। टेक्नोलॉजी हमारे लर्निंग को आसान बनाएगा, हमारा एक साथी बन के हमारे साथ चलेगा। ऑफ कोर्स इंसान को नहीं बदल सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्रिएट करने वाला ह्यूमन ही है। हम लोगों ने ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप किया, क्रिएट किया है। तो हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम इसके स्लेव बन जाएंगे तो ये हमें रिप्लेस कर देगा। हमेशा आपको मास्टर बन के ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तो मास्टर को कभी कोई स्लेव रिप्लेस नहीं कर सकता। स्लेव रिप्लेस होते हैं। अभी जो जॉब जा रही है ज़्यादातर लोगों की AI के आने की वजह से, वो लोग हैं जो या तो कॉर्पोरेट में स्लेव हैं या फिर अपने अपने इंडस्ट्रीज़ में वो स्लेव हैं। वो खुद अपने लिए कुछ इनोवेटिव काम नहीं कर रहे हैं या फिर इसको एज अ कंपेनियन या एज अ फ्रेंड के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो लोग अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, चाहे चाइना हो चाहे सिंगापुर हो, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को एज अ थ्रेट नहीं देखा। इन्होंने अपने लाइफ का हिस्सा समझा और इसको अडेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे इंडिया के लोग एडेप्टिव इन नेचर नहीं हैं। हम इंडिया के लोग नौकर वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, स्लेव वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर चीज़ मास्टर बनने की आदत नहीं है और इसके पीछे हिस्टोरिकल रीज़न है। अगर आप देखें कि ब्रिटिश ने इंडिया में अराउंड 200 ईयर्स रूल किया। क्यों रूल किया पता है आपको? रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है कि ब्रिटिश ने हमारे दिमाग में ये बात फिट कर दिया था कि यू इंडियंस आर नॉट कैपेबल फॉर रूल। क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई तुम जो इंडियन हो वो कमज़ोर हो, पढ़े लिखे लोग नहीं हो, तुम इन्फीरियर हो, तुम और हम जो लोग हैं हमारे पास सुपीरियरिटी की फीलिंग है और हमें उन्होंने इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया और बता दिया कि भाई देखो वाइट मैन सुपीरियरिटी जो है ना हम लोग गॉड ने पैदा किया है रूल करने के लिए। तो हम 50+ कंट्रीज़ में हम रूल कर रहे हैं, वी आर इम्पीरियलिस्ट एंड यू आर कॉलोनी, ठीक है? तो तुमको कॉलोनी बनकर रहना है और हमारे इंडिया के लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और इसी वजह से रूल करने लगे। इसीलिए देखा होगा कि हम लोग उनका बाबू साहब कहते थे, उनको सर कहते थे, मतलब मास्टर उनको मानते थे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर हमारा एक कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर हुआ था जिसका नाम था इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट इंडियाज़ पास्ट एंड ग्लोरी। हमने अपने पास्ट को जब स्टडी करना सीखा तो पता चला कि अरे हमारे कंट्री में अशोका जैसा महान लीडर हुआ करता था, बुद्धा जैसे महान स्पिरिचुअल गुरु होते थे, हमारे यहाँ अकबर जैसा ग्रेट लीडर था। जब अकबर रूल कर रहा था इंडिया में तो वर्ल्ड की सबसे वेल्थिस्ट कंट्री इंडिया माना जाता था। ये बीच में ब्रिटिश आकर के हमें बर्बाद कर दिया और हमें तो कमज़ोर बना दिया। तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा और फिर हमने रिवोल्ट किया, तब हमने इनको अपने कंट्री से भगाया। तो ये चीज़ें हैं कि लेकिन ब्रिटिश चले गए, लेकिन जो स्लेव वाले माइंडसेट है ना एक बड़े तबके में अभी भी है, ठीक है? तो अभी अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आने लगी। तो इंडिया में जब आती थी तो इंडिया में किसको लोग जॉब देते थे? इंडिया में जॉब ज़्यादातर मिलता था बीपीओ में, बीपीओ कॉलेज, क्योंकि उनको भाई सस्ते रेट पर इंसान जो बीपीओ में काम करे, सेल्स करे और उनको हेल्प करे। ये बात कब थी? 2010 तक यही ट्रेंड चला था। लेकिन 2010 के बाद जो हमारे इंडिया का मॉडल बदला है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, नए नए स्टार्टअप्स आए हैं, नए नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हुए हैं, तो आज हम उनके साथ खड़े हैं। अब हम बीपीओ की जॉब के पीछे नहीं भागते हैं, उनके साथ बैठ के उनके आई टू आई कांटेक्ट करके हम उनसे बिजनेस डील करते हैं। वी आर एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल। तो जो भाई उनके पास अमेजन है तो हमारे पास भी फ्लिपकार्ट है, उनके पास उबर है तो हमारे पास ओला है। ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हमने उनके लेवल पे खोल रखा है और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो ये सब चीज़ किसकी बदौलत हुआ? नई सोच, नई माइंडसेट, नई टेक्नोलॉजी और दुनिया में दूसरे कंट्री में जाकर के देखना, उनसे सीखना। तो ऐसे ही करने की ज़रूरत है। तो हमारे इंडिया में भी आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जिसको भी मौका मिल रहा है लोग बाहर जाते हैं, सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ यही होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो सीखते हैं और ग्रो करते हैं। तो जो अभी इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब, तो स्टार्टअप का अच्छा माहौल बना हुआ है। तो जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, नए नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। इन सब का एक ही पर्पज़ है कि भाई लाइफ को आसान बनाना है, लाइफ को वैल्यू देना है जो डिज़र्व करता है। जैसे मैं सिंगापुर में गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे हर इंसान की लाइफ की वैल्यू है। मैं 4 डेज़ था वहाँ पे, 4 डेज़ में 0 क्राइम रेट था वहाँ पे। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन लोग लाइफ में इतने डिसिप्लिन है, सबको पता है कि किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई किसी पे गुस्सा नहीं होता। किसी पेरेंट्स को मैंने डांटते हुए नहीं देखा अपने बच्चों को। हमारे इंडिया में क्या है, आप हर थोड़ी दूरी पे आपको ड्रामा दिखाई देगा, एक अलग ही आपको एक्साइटमेंट दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सब के पीछे क्या रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड में हमारा एजुकेशन है, वो एजुकेशन के अंदर हमने डिसिप्लिन नहीं डाला है। उन लोगों ने अपने एजुकेशन में डिसिप्लिन डाला, क्योंकि तालीम प्लस तरबियत बहुत ज़रूरी है। आप किसी को तालीम देते हैं लेकिन तरबियत नहीं देते, तो बिल्कुल ऐसे ही है। कहा जाता है कि तालीम बिना तरबियत के जस्ट लाइक अ ट्री विदाउट फ्रूट्स, है ना। तो हमारे पास एक इंसान के पास डिग्री तो है, लेकिन उसकी मानसिकता जो वही ट्रेडिशनल मानसिकता है। आज भी वो लोगों को जज करता है धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे। आज भी वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करता। डोमेस्टिक वायलेंस जैसी सिचुएशन, डाउरी जैसे सिस्टम्स, ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हैं। डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हम डिसिप्लिन को हटा चुके हैं।
अगर ये सब चीज़ें हम ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि चीज़ें बदलाव होंगी। तो भाई हमेशा मैं तो पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता हूँ कि भाई चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं मिलीनियल्स लोग हैं, मतलब जिन्होंने हमने अपने आँखों से सारी चीज़ें देखा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने टेलीफोन से बातें किया है, हम वो लोग हैं जिन्होंने वो नई स्मार्टफोन भी यूज़ किया, हम वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सामने इंटरनेट और फेसबुक और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए हैं, हम वो लोग हैं जो चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो कैसे सबको बैलेंस बना करके आगे बढ़ना है, सारी चीज़ों को अडाप्ट करना है, बैलेंस करना है। तो एक ही चीज़ सीखा है कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर एडेप्टिव क्वालिटी होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अडप्ट। तो ये एटीट्यूड, ये अप्रोच हमें हेल्प कर रही है और करेंगी। होपफुली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी क्या What होता an है। insightful thoughts you have, sir. And you recently went to the summit and had a really great experience. So what do you think, where India stands now in this global transformation? कि इंडिया के पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हमारे 70% पॉपुलेशन जिसकी एज 30-35 ईयर्स से कम है, और ये वह एज है जिसके कहते हैं कि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब में पावरफुल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता Human है। resources. तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स हम सप्लाई कर रहे हैं। हर कंट्री को बिल्ड करने में हमारा रोल है। आप चले जाइए यूएई, आप चले जाइए यूएसए, आप चले जाइए सिंगापुर, आप चले We जाइए, can see Indian majority बिल्कुल, everywhere. इंडियन मेजोरिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो ब्रेन ड्रेन हुआ है इसको हम रोकें। ब्रेन ड्रेन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो हम रोक सकते हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है लेकिन अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज़ हमारी बनाई जा रही हैं वो ज़्यादातर बायस पॉलिसी ना हो, डेवलपमेंटल अप्रोच पर फोकस ज़्यादा किया जाए। गवर्नमेंट के पैसे जो हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, वो ज़्यादा उन चीज़ों पर खर्च किया जाए जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके। ये जो अच्छे टैलेंट है ना, जो टैलेंट को हम वापस इंडिया में यूज़ करें। ये हमारे लोग जा कर के दूसरी कंपनीज़ में सीईओ बने हुए हैं, यूएस में, सिंगापुर में या यूएई में मैनेजिंग डायरेक्टर्स बने हुए हैं, उनके कंपनी चला रहे हैं। वो ऐसी कंपनी इंडिया में चलाएं, तो एक नया चेंज तो आ रहा है, देखने को हमें मिल रहा है कि चीज़ें बदलाव तो हो रही है। तो इंडिया तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश होने लगी हैं। ऑलरेडी बहुत सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल्स, वो अपना ब्रांचेस इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और अभी तक आपने जो भी अप्रोचेस देखे वहाँ पर, अगर उनमें से कौन सी बेस्ट अप्रोचेस अगर आप कलेक्ट करके यहाँ ऐड करना चाहें तो वो कौन कौन से होंगे? मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी हो, जो इंडिया में गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसको ज़्यादा और एग्रेसिव तरीके से करने की ज़रूरत है। नंबर 1 वह है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, क्योंकि टीचर ही सब कुछ है। टीचर इज़ द नेशन बिल्डर्स। टीचर ही हमारे जनरेशन को बिल्ड कर रहा है वो। तो टीचर को क्या चाहिए? एक पहली चीज़, टीचर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो टीचर का रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी टीचर रख लिया, नंबर 1। नंबर 2, टीचर की टाइमली एंड रेगुलर ट्रेनिंग। नंबर 3, टीचर को फुल रिस्पेक्ट। सोसाइटी में टीचिंग जॉब को प्रमोट किया जाए। टीचिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई लीस्ट इंटरेस्टेड जॉब है, कुछ नहीं मिला तो टीचर बन जाए। तो नंबर 1, तो इस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा एजुकेशन मॉडल है जो हम स्टूडेंट के साथ है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट के साथ हम उनके नॉलेज प्लस स्किल को हम इंटीग्रेट करें, कि जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के बाद बच्चे को वेट नहीं करना पड़े, धक्के नहीं खाना पड़े जॉब के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। एजुकेशन शुरू से ही वो ऐसा मॉडल हम तैयार करें कि बच्चे का माइंड सेट इतना क्रिएटिव होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो पढ़ने के बाद अगर जॉब उसे नहीं मिल रहा है तो कुछ नया स्टार्ट कर सके। अपने उसके अंदर इतना स्किल हो कि दुनिया में जहाँ चाहे अपना जाके करियर सेट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन, हैप्पी, क्रिएटिव लर्निंग। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के अंदर स्किल, एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बच्चों को शुरू के साथ, तालीम के साथ साथ तरबियत की जो मैंने बात की थी, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उनको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि एक बच्चा बचपन से ही ना उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, कंपैशन का, क्यूरियसिटी का, एक दूसरे की हेल्प करने का,
क्योंकि हेल्पिंग नेचर बहुत ज़रूरी है। हम सोसाइटी में अच्छा कब बनते हैं, जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम खुद आगे बढ़ते हैं, अपने साथ वाले को लेके आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि जो बस ग्रीडी वाली क्वालिटी, कि बस मेरा फ़ायदा हो, बाकी का फ़ायदा नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये क्यूरियसिटी डेवलप किया जाए, ये थॉट प्रोसेस डालना ज़रूरी होता है कि भाई बच्चे को एज अ सोसाइटी, एज अ ग्रुप वो कैसे आगे बढ़े, तो एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं वैसा करें, क्योंकि एजुकेशन को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हो पाएगा। तो मैंने बताया कि बचपन में बच्चों को सीखना खेलना बड़ा मज़ा आता है, तो खेल को अगर एजुकेशन से जोड़ दिया जाए तो आसानी हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन में इसको अडॉप्ट करें, और इस तरह से हमारी जो लाइफ है, हमारे एजुकेशन का जो मॉडल है, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है। And we will be a globally transforming country also. ऑफ कोर्स दुनिया में किसी ज़माने में हम दुनिया का सबसे वेल्थिस्ट कंट्री हुआ करता था इंडिया। एशियन टाइम पे भी आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। Civilization. मेडिवल हिस्ट्री में देखें, मेडिवल से पहले अगर एंशियंट में देखें तो जो मौर्यन एम्पायर था, अखंड भारत बना रखा था, दुनिया के सबसे बड़ा एम्पायर था। कि अगर वेस्ट में देखें तो उधर अफ़गानिस्तान था, ईस्ट में देखें तो इधर असम, नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में इधर केरला, इतना बड़ा कंट्री हुआ करता था। अगर आप मॉडर्न टाइम, मेडिवल टाइम में देखें तो अकबर के टाइम पे दुनिया का सबसे वेल्थिस्ट कंट्री हुआ करता था। इंग्लैंड के जितने टोटल जीडीपी थी उतना अकबर के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी हुआ करती थी। समझ सकते हैं कि इंडिया कितना अमीर कंट्री हुआ करता था। तो इसी वजह से इंडिया को कहता है ना कि इंडिया जो सोने का अंडा देने वाली चिड़िया हुआ करती थी। बीच में अंग्रेज़ों ने आकर के हमें लूटा, बर्बाद कर दिया और हमें डी इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया। तो हम लोग रोड पे आ गए। आज़ादी के बाद बहुत सारी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं और चीज़ें बदल रही हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ज़्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस ना करके पब्लिक इंटरेस्ट पे Public फोकस interest पे करें, focus करें। ताकि हमारा कंट्री बेहतर बन सके। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब पे फोकस ज़्यादा करें, लोगों की लिविंग स्टाइल को ऊपर लेकर के आए। और ये सब का कनेक्शन एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, वह है एजुकेशन। Education. एजुकेशन ही सब कुछ है। एजुकेशन इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है, सही गलत में फ़र्क करना सिखाता है, एक इंसान को अच्छा इंसान बनना सिखाता है। तो इसीलिए जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी एजुकेशन है। इसलिए हमने एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट किया कि सारे बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। अगर हमने एक बच्चे को अच्छे से एजुकेट कर दिया, उसका माइंड सेट तैयार कर दिया, तो फिर उसकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। जब जनरेशन हमारी बदलेगी, जनरेशन डेवलप पैदा होगा, तो कंट्री डेवलप करेगा। तो यही पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट जो हमने लेके वहाँ से आए, तो अब टाइम है इसको इम्प्लीमेंट करने का और उसके साथ आगे बढ़ने का। एजुकेशन का फ्यूचर एक रेस नहीं, एक जर्नी है। इनोवेशन, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को इंटीग्रेट करके हम अपनी इंडियन क्लासरूम्स में थिंकर्स, क्रिएटर्स, न्यू इमेजिनेशंस बना सकते हैं। तो अगला सवाल आप अपने आप से पूछिए, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग यू वांट फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। एंड विद दैट द इंस्पायर टॉक्स इंडिया और मैं नम्रता चौहान, और ये था हमारा इंस्पायर टॉक्स इंडिया का द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एपिसोड। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।